स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास प्रेमा का अध्याय 4, जवानी की मौत। समय हवा की तरह उड़ता चला जाता है। 1 महीना गुजर गया, जाड़े का कूच हुआ और गर्मी की लैंड डोरी होली आ पहुंची। इस बीच में अमृत राय ने 2 से 3 जलसे किए और यद्यपि सभासद 10 से ज़्यादा कभी न हुए, मगर उन्होंने हियाव न छोड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि चाहे कोई आवे या न आवे, मगर नियत समय पर जलसा ज़रूर किया जाएगा। इसके उपरांत उन्होंने देहातों में जाकर सरल सरल भाषाओं में व्याख्यान देना शुरू किया और समाचार पत्रों में सामाजिक सुधार पर अच्छे अच्छे लेख भी लिखे। इनको तो इसके सिवाय कोई काम न था। उधर बेचारी प्रेमा का हाल बहुत बेहाल हो रहा था। जिस दिन उसे उनकी आखिरी चिट्ठी पहुंची थी, उसी दिन से उनकी रोगियों की सी दशा हो रही थी। हर घड़ी रोने से काम था। बेचारी पूर्णा सिरहाने बैठे समझाया करती थी, मगर प्रेमा को जरा भी चैन न आता। वह बहुधा पड़े पड़े अमृत राय की तस्वीर को घंटों चुपचाप देखा करती। कभी कभी जब बहुत व्याकुल हो जाती तो उसके जी में आता कि मैं भी उनकी तस्वीर की वही गत करूं जो उन्होंने मेरी तस्वीर की है, मगर फिर तुरंत यह ख्याल पलट खा जाता। वह उस तस्वीर को आंखों से लेती, उसको चूमती और उसे छाती से चिपका लेती। रात में अकेले चारपाई पर पड़े पड़े आप प्रेम और मोहब्बत की बातें किया करती। अमृत राय के कुल प्रेम पत्रों को उसने रंगीन कागज़ पर मोटे अक्षरों में नकल कर लिया था। जब जी बहुत बेचैन हो जाता तो पूर्णा से उन्हें पढ़वा कर सुनती और रोती। भावच के पास तो वह पहले भी बहुत कम बैठती थी, मगर अब माँ से भी कुछ खींची रहती, क्योंकि वह बेटी की दशा देख देख कर कुढ़ती और अमृत राय को इसका कारण समझकर कोसती। प्रेमा से यह कठोर वचन न सुने जाते। वह खुद अमृत राय का जिक्र बहुत कम करती। हाँ, अब पूर्णा या कोई और दूसरी सहेली उनकी बात चलाती तो उनको खूब कान लगाकर सुनती। प्रेमा एक ही मास में गल कर काटा हो गई। हाय, अब उसको अपने जीवन की कोई आशा न थी। घर के लोग उसकी दवादारों में रुपया ठीकरी की तरह फूंक रहे थे, मगर उसको कुछ फ़ायदा न होता। कई बार लाला बद्री प्रसाद जी के मन में यह बात आई कि इसे अमृत राय ही से ब्याह दूँ, मगर फिर भाई बहन के डर से हिवाए न पड़ता। प्रेमा के साथ बेचारी पूर्णा भी रोगिणी बनी हुई थी। आखिर होली का दिन आया। शहर में चारों ओर अबीर और गुलाल उड़ने लगा। चारों तरफ से कबीर और बिरादरी वालों के यहाँ से जनानी सवारियाँ आना शुरू हुई और उसे उनकी खातिर से बनाव सिंगार करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, उसका आदर सम्मान करना और उनके साथ होली खेलना पड़ा। वह हंसने, बोलने और मन को दूसरी बातों में लगाने के लिए बहुत कोशिश करती रही, मगर कुछ बस न चला। रोज़ अकेले में बैठकर रोया करती थी, जिससे कुछ तस्कीन हो जाती, मगर आज शर्म के मारे रो भी न सकती थी। और दिन पूर्णा 10 बजे से शाम तक बैठी अपनी बातों से उसका दिल बहलाया करती थी, मगर आज वह भी सवेरे ही एक झलक दिखाकर अपने घर पर त्योहार मना रही थी। हाय, पूर्णा को देखते ही वह उससे मिलने के लिए ऐसी झपटी जैसे कोई चिड़िया बहुत दिनों के बाद अपने पिंजरे से निकलकर भागी हो। दोनों सखियां गले मिल गई। पूर्णा ने कोई चीज़ मांगी, शायद कुमकुम होंगे। प्रेमा ने संदूक मंगवाया, मगर उस संदूक को देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि यह अमृत राय ने पर साल होली के दिन उसके पास भेजा था। थोड़ी देर में पूर्णा अपने घर चली गई, मगर प्रेमा घंटों तक उस संदूक को देख देख कर रोया करती थी। पूर्णा का मकान पड़ोस में ही था। उसके पति पंडित बसंत कुमार बहुत सीधे मगर शौकीन और प्रेमी आदमी थे। वे हर बात स्त्री की इच्छा अनुसार करते थे। उन्होंने उसे थोड़ा बहुत पढ़ाया भी था। अभी ब्याह हुए 2 वर्ष भी न होने पाए थे। प्रेमा की उमंगें दोनों के ही दिलों में उमड़ी हुई थी। ज्यों ज्यों दिन बीतते थे, त्यों त्यों उनकी मोहब्बत और भी गहरी होती जाती थी। पूर्णा हर 10 पति की सेवा प्रसन्न रहती। जब वह 10 बजे दिन को दफ्तर जाने लगते तो वह उनके साथ साथ दरवाजे तक आती, और जब तक पंडित जी दिखाई देते वह दरवाजे पर खड़ी उनको देखा करती। शाम को जब उनके आने का समय होता तो वह फिर दरवाजे पर आकर राह देखने लगती, और ज्यों ही वे आ जाते उनकी छाती से लिपट जाती और अपनी भोली भोली बातों से उनकी दिन भर की थकान धो देती। पंडित जी की तनख्वाह 30 रुपये से अधिक न थी, मगर पूर्णा ऐसी किफ़ायत से काम चलाती कि हर महीने में उसके पास कुछ न कुछ बचा रहता था। पंडित जी बेचारे केवल इसलिए कि बीवी को अच्छे से अच्छे गहने और कपड़े पहनावे, घर पर भी काम किया करते थे।
जब कभी वह पूर्णा को कोई नई चीज़ बनवा कर देते वह फूली न समाती, मगर लालची न थी, खुद कभी किसी चीज़ के लिए मुंह न खोलती। सच तो यह है कि सच्चे प्रेम के आनंद ने उसके दिल में पहनने ओढ़ने की लालसा बाकी न रखी थी। आखिर आज होली का दिन आ गया। आज के दिन का क्या पूछना, जिसने साल भर भी चीथड़ों पर काटा हो वह भी आज कहीं ना कहीं से उधार ढूंढ कर लाता है और खुशी मनाता है। आज लोग लंगोटी में फाक हिलते हैं। आज के दिन रंज करना पाप है। पंडित जी की शादी के बाद यह दूसरी होली पड़ी थी। पहली होली में बेचारे खाली हाथ थे, बीवी की कुछ खातिर न कर सके थे, मगर अब की उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारियां की थी। कोई 150 रुपये ऊपर से कमाया था। उसमें बीवी के वास्ते एक सुंदर कंगन बनवाया था, कई उत्तम साड़ियाँ मोल लाए थे और दोस्तों को न्योता भी दे रखा था। इसके लिए भांति भांति के मुरब्बे, आचार, मिठाइयाँ मोल लाए थे और गाने बजाने के सामान भी इकट्ठे कर रखे थे। पूर्णा आज बनाव चुनाव किए इधर उधर छवि दिखाती फिरती थी। उसका मुखड़ा कुंदा की तरह दमक रहा था। उसे आज अपने से सुंदर संसार में कोई दूसरी औरत न दिखाई देती थी। वह बार बार पति की ओर प्यार की निगाह से देखती। पंडित जी भी उसके श्रृंगार और फबन पर आज ऐसी रिझे हुए थे कि बेर बेर घर में आते और उसको गले लगाते। कोई 10 बजे होंगे कि पंडित जी घर में आए और मुस्कुराकर पूर्णा से बोले, प्यारी, आज तो जी चाहता है कि तुमको आंखों में बैठा लूं। पूर्णा ने धीरे से एक ठोका देकर और रसीली निगाहों से देखकर कहा, वह देखो, मैं तो वहाँ पहले से ही बैठी हूँ। इस छवि ने पंडित जी को लुभा लिया। वह झट बीवी को गले से लगाकर प्यार करने लगे। इन्हीं बातों में 10 बजे तो पूर्णा ने कहा, दिन बहुत आ गया है, जरा बैठ जाओ तो उपतन मल लूँ। देर हो जाएगी तो खाने में अबेर सबेर होने से सिर दर्द होने लगेगा। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, रहने दो, मैं उपतन नहीं मलवाऊंगा। लाओ धोती दो, मैं नहा कर आऊँ। पूर्णा, वाह, उपतन नहीं मलवाओगे? आज की तो यह रीति ही है, आके बैठ जाओ। पंडित, नहीं प्यारी, इस वक्त जी नहीं चाहता, गर्मी बहुत है। पूर्णा ने लपक कर पति का हाथ पकड़ लिया और चारपाई पर बैठकर उपतन मलने लगी। इस पर पंडित जी बोले, मगर ज़रा जल्दी करना, आज मैं गंगा जी जाना चाहता हूँ। पूर्णा, अब दोपहर को कहाँ जाओगे? महरी पानी लाएगी, यहीं पर नहा लो। पंडित, यही? प्यारी, आज गंगा में बड़ी बहार रहेगी। पूर्णा, अच्छा तो ज़रा जल्दी लौट आना, यह नहीं कि इधर उधर तैरने लगे। नहाते वक्त तुम बहुत दूर तक तैर जाया करते हो। थोड़ी देर में पंडित जी उपतन मलवा चुके और एक रेशमी धोती, साबुन, तौलिया और एक कमंडल हाथ में लेकर नहाने चले। उनका कायदा था कि वह घाट से ज़रा अलग नहाया करते। यह तैराक भी बहुत अच्छे थे। कई बार शहर के अच्छे तैराकों से बाजी मार चुके थे। यद्यपि आज घर से वादा करके चले थे कि न तैरेंगे, मगर हवा ऐसी धीमी धीमी चल रही थी और पानी ऐसा निर्मल था कि उसमें मध्यम मध्यम लहक कोरे ऐसे भले मालूम होते थे और दिल ऐसी उमंगों पर था कि जी तैरने पर ललचाया। तुरंत पानी में कूद पड़े और इधर उधर कल्लोले करने लगे। निदान उनको बीज धारा में कोई लाल चीज़ें बहती दिखाई दी। गौर से देखा तो कमल के फूल मालूम हुए। सूर्य की किरणों से चमकते हुए वह ऐसे सुंदर मालूम होते थे कि बसंत कुमार का जी उन पर मचल पड़ा। सोचा, अगर ये मिल जाए तो प्यारी पूर्णा के कानों के लिए झुमके बनाऊं। वे मोटे ताजे आदमी थे। विश्वास था कि मैं फूल ला सकता हूँ। जवानी दीवानी होती है। यह न सोचा था कि ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ूंगा त्यों त्यों फूल भी बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और कोई 15 मिनट में बीज धारे में पहुंच गए, मगर वहां जाकर देखा तो फूल इतना ही दूर और आगे था। अब कुछ कुछ थकान मालूम होने लगी थी, मगर बीच में कोई रेत ऐसी न थी जिस पर बैठकर दम लेते। आगे बढ़ते ही गए। कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते, फूलों तक पहुँचे। मगर उस वक्त तक हाथ पांव दोनों बोझल हो गए थे। यहाँ तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथ लपकाना चाहा तो उठ न सका। आखिर उनको दांतों में दबाया और लौटे, मगर जब वहाँ से उन्होंने किनारों की तरफ देखा तो ऐसा मालूम हुआ मानो हजारों कोस की मंजिल है। बदन में जरा भी शक्ति बाकी न रही थी और पानी भी किनारे से धारे की तरह बह रहा था। उनका हियाव छूट गया। हाथ उठाया तो वह न उठा, मानो वह अंग में थे ही नहीं। हाय, उस वक्त बसंत कुमार के चेहरे पे जो निराशा और बेबसी छाई हुई थी, उसके ख्याल करने से ही छाती फटती है। उनको मालूम हुआ कि मैं डूबा जा रहा हूँ।
उस वक्त प्यारी पूर्णा की सुधि आई कि वह मेरी बाट देख रही होगी। उसकी प्यारी प्यारी मोहनी सूरत आंखों के सामने खड़ी हो गई। एक बार और हाथ फेंका मगर कुछ बस न चला। आंखों से आंसू बहने लगे और देखते देखते वह लहरों में लोप हो गए। गंगा माता ने सदा के लिए उनको अपनी गोद में लिया। काल ने फूल के भेष में आकर अपना काम किया। उधर का हाल सुनिए। पंडित जी के चले जाने के बाद पूर्णा ने थालियाँ परसी, एक बर्तन में गुलाल घोली, उसमें मिलाया। पंडित जी के लिए संदूक से नए कपड़े निकाले, उनकी आस्तीन में चुन्नटें डाली, टोपी सादी, उसमें सितार टाके। आज माथे पर केसर का टीका लगाना शुभ समझा जाता है। उसने अपने कोमल हाथों से केसर और चंदन रगड़ा, पान लगाए, मेवे सरौते से कतर कतर कटोरे में रखे। रात को ही प्रेमा के बगीचे से सुंदर कलियां लेती आई थी और उनको तर कपड़े में लपेट कर रख दिया था। इस समय वह खूब खिल गई थी। उनको तागे में गूंथ कर सुंदर हार बनाया और यह सब प्रबंध करके अपने प्यारे पति की राह देखने लगी। अब पंडित जी को नहाकर आ जाना चाहिए था, मगर नहीं, अभी कुछ देर नहीं हुई, आते ही होंगे। यही सोचकर पूर्णा ने 10 मिनट और उनका रास्ता देखा। अब कुछ कुछ चिंता होने लगी। क्या करने लगे? धूप कड़ी हो रही है, लौटने पर नहाया बेनहाया एक हो जाएगा। कदाचित यार दोस्तों से बात करने में लगे होंगे। नहीं नहीं, मैं उनको खूब जानती हूँ। नदी नहाने जाते हैं तो तैरने की सूझती है, आज भी तैर रहे होंगे। यह सोचकर उसने आधा घंटा और राह देखी, मगर जब वह अब भी न आए तब तो वह बेचैन होने लगी। महरी से कहा, बिल्लो ज़रा लपक तो जावा, देखो क्या करने लगे। बिल्लो बहुत अच्छे स्वभाव की बुढ़िया थी। इसी घर की चाकरी करते करते उसके बाल पक गए थे। यह इन दोनों प्राणियों को अपने लड़कों के समान समझती थी। वह तुरंत लपकी हुई गंगा जी की तरफ चली। वहां जाकर क्या देखती है कि किनारे पर 2-3 मल्लाह जमा हैं। पंडित जी की धोती, तौलिया, साबुन, कमंडल सब किनारे पर धरे हुए हैं। यह देखते ही उसके पैर मन मन भर के हो गए। दिल धड़ धड़ करने लगा और कलेजा मुंह को आने लगा। हे नारायण, यह क्या गजब हो गया। बदहवास घबराई हुई नजदीक पहुंची तो एक मल्लाह ने कहा, काहे बिल्लो, तुम्हारे पंडित नहाए आवा रहेन। बिल्लो क्या जवाब देती। उसका गला रुध गया, आंखों से आंसू बहने लगे, सर पीटने लगी। मल्लाहों ने समझाया कि अब रोए पीटे का होता है, उनकी चीज़ वस्तु लेव और घर का जाओ, बेचारे बड़े भले मनी रहेन। बिल्लो ने पंडित जी की चीज़ें ली और रोते पीटते घर की तरफ चली। जियो जियो वह मकान के निकट आती, त्यों त्यों उसके कदम पीछे को हटे आते थे। हाय नारायण, पूर्णा को यह समाचार कैसे सुनाऊंगी। वह बेचारी 16 श्रृंगार किए पति की राह देख रही है। यह खबर सुनकर उसकी क्या गत होगी। इस धक्के से उसकी तो छाती फट जाएगी। इन्हीं विचारों में डूबी हुई बिल्लो ने रोते हुए घर में कदम रखा, तमाम चीज़ें ज़मीन पर पटक दी और छाती पर 2 हत्थड़ मार हाय हाय करने लगी। बेचारी पूर्णा इस वक्त आईना देख रही थी। वह इस समय ऐसी मगन थी कि उसका दिल उमंगों और अरमानों से ऐसा भरा हुआ था कि पहले उसको बिल्लो के रोने पीटने का कारण समझ में न आया। वह हक बकाकर ताकने लगी कि यकायक सब माजरा उसकी समझ में आ गया। दिल पर एक बिजली कौंध गई, कलेजा सन से हो गया। उसको मालूम हो गया कि मेरा सुहाग उठ गया। जिसने मेरी बाह पकड़ी थी उससे सदा के लिए बिछड़ गई। उसके मुंह से केवल इतना निकला, हाय नारायण, और वह पछाड़ खाकर धम से ज़मीन पर गिर पड़ी। बिल्लो ने उसको संभाला और पंखा झलने लगी। थोड़ी देर में पास पड़ोस की सैकड़ों औरतें जमा हो गई। बाहर भी बहुत आदमी एकत्र हो गए। राय हुई कि जाल डलवाया जाए। बाबू कमला प्रसाद भी आए थे। उन्होंने पुलिस को खबर की। प्रेमा को ज्यों ही इस आपत्ति की खबर मिली, उसके पैरों तले से मिट्टी निकल गई। चटपट आड़ कर घबराई हुई कोठे से उतरी और गिरती पड़ती पूर्णा की घर की तरफ चली। माँ ने बहुत रोका, मगर कौन सुनता है। जिस वक्त वह वहाँ पहुँची, चारों ओर रोना धोना हो रहा था। घर में ऐसा कोई न था जिसकी आंखों से आंसू की धारा न बह रही हो। अभागिनी पूर्णा का विलाप सुन सुन कर लोगों के कलेजे मुंह को आए जाते थे। हाय, पूर्णा पर जो पहाड़ टूट पड़ा वह 7वें बेरी पर भी न टूटे। अभी 1 घंटा पहले वह अपने को संसार की सबसे भाग्यवान औरतों में समझती थी, मगर देखते ही देखते क्या का क्या हो गया। अब उसका सा अभागा कौन होगा। बेचारी समझाने बुझाने से ज़रा चुप हो जाती, मगर ज्यों ही पति की किसी बात की सुधि आती त्यों ही फिर दिल उमड़ आता और नयनों से नीर की झड़ी लग जाती। चित्त व्याकुल हो जाता और रोम रोम से पसीना बहने लगता।
हाय, क्या एक दो बात याद करने की थी। उसने 2 वर्ष तक अपने प्रेम का आनंद लूटा था। उसकी एक एक बात, उसका हंसना, उसका प्यार की निगाहों से देखना उसको याद आता था। आज उसने चलते चलते कहा था, प्यारी पूर्णा, जी चाहता है तुझे आंखों में बिठा लूं। अफसोस है, अब कौन प्यार करेगा। अब किसकी पुतलियों में बैठूंगी और कौन कलेजे में बैठाएगा। उस रेशमी धोती और तौलिए पर दृष्टि पड़ी तो जोर से चीख उठी और दोनों हाथों से छाती पीटने लगी। निदान प्रेमा को देखा तो झपट कर उठी और उसके गले से लिपट कर ऐसी फूट फूट कर रोई कि भीतर तो भीतर, बाहर मुंशी बद्री प्रसाद, बाबू कमला प्रसाद और दूसरे लोग आंखों पर रुमाल दिए बेअख्तियार रो रहे थे। बेचारी प्रेमा के लिए महीने से खाना पीना दुर्लभ हो रहा था। विराह नल में जलते जलते वह ऐसी दुर्बल हो गई थी कि उसके मुंह से रोने की आवाज़ तक न निकलती थी। हिचकियाँ बंधी हुई थी और आंखों से मोती के दाने टपक रहे थे। पहले वो समझती थी कि सारे संसार में मैं ही एक अभागिन हूँ, मगर इस समय वह अपना दुख भूल गई और बड़ी मुश्किल से दिल को थाम कर बोली, प्यारी सखी, यह क्या गजब हो गया। प्यारी सखी ने इसके जवाब में अपना माथा ठोका और आसमान की ओर देखा, मगर मुंह से कुछ न बोल सकी। इस दुखियारी अबला का दुख बहुत ही करुणा योग्य था। उसकी जिंदगी को बड़ा लगने वाला कोई न था। उसके मौके में सिर्फ एक बूढ़े बाप से नाता था और वह बेचारा भी आजकल का मेहमान हो रहा था। ससुराल में जिससे अपनापन था वह परलोक सिधारा। न सास न ससुर, न अपने न पराए, कोई चुल्लू भर पानी देने वाला भी न दिखाई देता। घर में इतनी जथा जुगती भी न थी कि 1-2 साल के गुजारे भर को हो जाती। बेचारी पंडित जी को अभी नौकरी ही करते कितने दिन हुए थे कि रुपया जमा कर लेते। जो कमाया वह खाया। पूर्णा को वह बातें नहीं सूझी थी। अभी उसको सोचने का अवकाश ही न मिला था। हाँ, बाहर मर्दाने में लोग आपस में इस विषय पर बातचीत कर रहे थे। 2-2.5 घंटे तक उस मकान में स्त्रियों का ठट्ठा लगा रहा, मगर शाम होते होते सब अपने घरों को सिधारी। त्योहार का दिन था, ज़्यादा कैसे ठहरती। प्रेमा को कुछ देर में मूर्छा पर मूर्छा आने लगी थी। लोग उसे पालकी पर उठाकर वहां से ले गए और दिया में बत्ती पड़ते पड़ते उस घर में सिवाय पूर्णा और बिल्ली के और कोई न था। हाय, यही वक्त था कि पंडित जी दफ्तर से आया करते। पूर्णा उस वक्त द्वार पर खड़ी उनकी राह देखा करती और ज्यों ही वह ड्योढ़ी में कदम रखते वह लपक कर उनके हाथों से छतरी ले लेती और उनके हाथ मुंह धोने और जलपान की सामग्री इकट्ठी करती। जब तक वह मिष्ठान इत्यादि खाते वह पान के बीड़े लगा रखती। वह प्रेम रस का भूख, दिन भर का थका मादा स्त्री की इन खातिरदारियों से गदगद हो जाता। कहाँ वह प्रीति बढ़ाने वाले व्यवहार और कहाँ आज का सन्नाटा। सारा घर भाई भाई कर रहा था। दीवारें काटने को दौड़ती थी। ऐसा मालूम होता कि इसके बसने वाले उजड़ गए। बेचारी पूर्णा आंगन में बैठी हुई, उसके कलेजे में अब रोने का दम नहीं है और न आंखों से आंसू बहते हैं। हाँ, कोई दिल में बैठा खून चूस रहा है। वह शोक से मतवाली हो गई है। नहीं मालूम इस वक्त वह क्या सोच रही है। शायद अपने सिधारने वाले पिया से प्रेम की बातें कर रही है या उससे कर जोड़ के विनती कर रही है कि मुझे भी अपने पास बुला लो। हमको उस शोकातुर का हाल लिखते ग्लानि होती है। हाय, वह उस समय पहचानी नहीं जाती। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, होठों पर पापड़ी छाई हुई है, आंखें सूज आई हैं, सिर के बाल खुलकर माथे पर बिखर गए हैं, रेशमी साड़ी फटकर तार तार हो गई है, बदन पर गहने का नाम भी नहीं है, चूड़ियाँ टूटकर चकनाचूर हो गई है, लंबी लंबी सांसें आ रही है। वह चिंता, उदासी और शोक का प्रत्यक्ष स्वरूप मालूम होती है। इस वक्त कोई ऐसा नहीं है जो उसको तसल्ली दे। यह सब कुछ हो गया, मगर पूर्णा की आस अभी तक कुछ कुछ बंधी हुई है। उसके कान दरवाजे की तरफ लगे हुए हैं कि कहीं कोई उनके जीवित निकल आने की खबर लाता हो। सच है, वियोगियों की आस टूट जाने पर भी बंधी रहती है। शाम होते होते इस शोकदायक घटना की खबर सारे शहर में गूंज उठी। जो सुनता सिर धुनता। बाबू अमृत राय हवा खाकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में पुलिस के आदमियों को एक लाश के साथ जाते देखा। बहुत से आदमियों की भीड़ लगी हुई थी। पहले तो वह समझे कि कोई खून का मुकदमा होगा, मगर जब दरियाफ्त किया तो सब हाल मालूम हो गया। पंडित जी की अचानक मृत्यु पर उनको बहुत रोष हुआ। वह बसंत कुमार को भले भांति जानते थे।
उन्हीं की सिफारिश से पंडित जी को दफ्तर में वह जगह मिली थी। बाबू साहब लाश के साथ साथ थाने पर पहुंचे। डॉक्टर पहले से ही आया हुआ था। जब उसकी जांच के निमित्त लाश खोली गई तो जितने लोग खड़े थे सबके रोंगटे खड़े हो गए और कई आदमियों की आंखों से आंसू निकल आए। लाश फूल गई थी मगर मुखड़ा ज्यों का त्यों था और कमल के सुंदर फूल होठों के बीच दांतों तले दबे हुए थे। हाय, यह वही फूल थे जिन्होंने काल बनकर उसको डसा था। जब लाश की जांच हो चुकी थी तब अमृत राय ने डॉक्टर साहब से लाश को जलाने की आज्ञा मांगी, जो उनको सही में मिल गई। इसके बाद वह अपने मकान पर आए, कपड़े बदले और बाइसिकल पर सवार होकर पूर्णा के मकान पर पहुंचे। देखा तो चौतरफा सन्नाटा छाया हुआ है, हर तरफ से सियापा बरस रहा है। यही समय पंडित जी के दफ्तर से आने का था। पूर्णा रोज इसी वक्त उनके जूते की आवाज़ सुनने की आदी हो रही थी। इस वक्त ज्यों ही उनके पैरों की चाप सुनी वह बिजली की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर ज्यों ही दरवाजे पर आई और अपने पति की जगह पर बाबू अमृत राय को खड़े पाया तो ठिठक गई। शर्म से सर झुका लिया और निराश होकर उल्टे पांव वापस हुई। मुसीबत के समय पर किसी दुख पूछने वाले की सूरत आंखों के लिए बहाना हो जाती है। बाबू अमृत राय 1 महीने में 2-3 बार अवश्य आया करते थे और पंडित जी पर बहुत विश्वास रखते थे। इस वक्त उनके आने से पूर्णा के दिल पर एक ताज़ा सदमा पहुंचा। दिल फिर उमड़ आया और ऐसा फूट फूट कर रोया कि बाबू अमृत राय, जो मोम की तरह नर्म दिल रखते थे, बड़ी देर तक चुपचाप खड़े बिसुरा किए। जब जरा जी ठिकाने हुआ तो उन्होंने महरी को बुलाकर बहुत कुछ दिलासा दिया और दहलीज में खड़े होकर पूर्णा को भी समझाया और उसको हर तरह की मदद देने का वादा करके चिराग जलते जलते अपने घर की तरफ रवाना हुए। उसी वक्त प्रेमा अपनी महताबी पर हवा खाने निकली थी। उसकी आंखें पूर्णा के दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। निदान उसने किसी को बाइसिकल पर सवार उधर से निकलते देखा। गौर से देखा तो पहचान गई और चौंक कर बोली, अरे यह तो अमृत राय है। अभी आप पढ़ रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ उपन्यास प्रेमा का अध्याय 4, जवानी की मौत। इस उपन्यास के आगे के पार्ट सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। साथ ही में कमेंट्स में मुझे बताइए कि मैं इन वीडियोस की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। धन्यवाद।